Hello everyone, this is Pragati and I welcome you all. We are doing with the topic Constitution, why and how. We have covered all the features of the Constitution. We have started with the topic the authority of the Constitution. We have discussed this topic, the authority of the Constitution, and under the authority of the Constitution we have three factors, and those three factors will prove that Constitution is effective and just too. So let's start with our first factor, and our first factor is mode of promulgation. Now mode of promulgation here means that how much our constitution is effective. promulgation का मतलब ही यही होता है effective, कि वो जो constitution बनाया गया है वो कितना effective है. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि constitution किसने फॉर्म किया, किसने क्राफ्ट किया, ऐसा कौन था या ऐसी कौन सी पर्सनालिटीज़ थी जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल भी रहा. सो लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट इसके अंडर आता है डिफंक्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन मैनी कंट्रीज़. नाउ डिफंक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विच इज़ नो लॉन्गर लिविंग. ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हमें देखने को तब मिलते हैं जब हमारी जो नॉन फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं या जो मिलिट्री लीडर्स होते हैं जो नॉन फेमस नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं बिना किसी की राय लिए, बिना कुछ सोचे समझे. उनको जो सही लगता है वो वही करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉन्स्टिट्यूशन अगर फ्रेम करूँ तो क्या आप उसको मानोगे? बिल्कुल भी नहीं मानोगे. क्यों? क्योंकि मेरी कोई अप्रोच नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी कोई पब्लिसिटी नहीं है. तो एक कॉमन मैन कैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकता है? तो ये जो रिज़ल्ट होता है, इसका रिज़ल्ट यही होता है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफंक्ट. वो सिर्फ एक रूल बुक में ही रह जाता है और वो ज़्यादा निखर के नहीं आता है. ठीक है, तो डिफंक्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन मैनी कंट्रीज़ विच इज़ नो लॉन्गर लिविंग एंड इट इज़ फ्रेम बाय नॉन फेमस पर्सनैलिटीज़ और बाय मिलिट्री लीडर्स. तो उस टाइम पे मिलिट्री लीडर्स जो थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया बिना किसी से जाने पूछे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पता किए. उनको लगा चलो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर देते हैं. तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो डिफंक्ट हो गया. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोड ऑफ प्रोमलगेशन रिजल्ट्स इन द इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ मोड ऑफ प्रोमलगेशन मतलब क्या उसका तरीका है, किस तरीके से वो इफ़ेक्टिव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है. साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो दोनों कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सक्सेसफुल क्यों है ये हम नेक्स्ट स्टेप में क्लियर कर लेंगे. तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय नेशनल मूवमेंट. नाउ हेयर why we are saying that successful constitution inspired by national movement, because as you all know that उस टाइम पे क्या हो रहा था, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी. ठीक है, कुछ नेशनल मूवमेंट्स भी आए. ठीक है, वो जो नेशनल मूवमेंट है उस टाइम पे एक फर्टिलिटी का काम कर रहे थे. फर्टिलिटी का काम वो ऐसे कर रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन नाम का जो एक बीज है, जब वो उस फर्टिलिटी जो नेशनल मूवमेंट नाम की जो फर्टिलिटी है उस पे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बीज बोया गया तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, वो एक हरे भरे पेड़ के रूप में निखर के आया और जो कि सारे समाज को एक्सेप्टेड था. जो हमारे समाज है उसको एक्सेप्टेड था ये कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? क्योंकि इस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी हमारे कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ लाइक जवाहरलाल नेहरू हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गया. ठीक है, महात्मा गांधी भी थे हमारे. तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और लोगों ने आंख बंद करके इनकी बातों पे विश्वास किया. क्यों? क्योंकि लाइक जो महात्मा गांधी थे वो पहले भी साउथ अफ्रीका में जो नेशनल मूवमेंट हुआ वो उसको भी उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा वो मूवमेंट. ठीक है, तो उनका क्या था, इस तरीके से उनकी जो एक लेजिटिमेसी है वो और ज़्यादा मतलब अच्छी हो गई थी. लेजिटिमेसी का मतलब यहाँ पे होता है कि उनकी अप्रोच क्या है, लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं, क्या उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. तो लेजिटिमेसी का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे जो फेमस पर्सनालिटीज़ थी उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे थे, उनकी बातों को मान रहे थे. ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्पायर है नेशनल मूवमेंट से. वो इंस्पायर क्यों है नेशनल मूवमेंट से?
क्योंकि वो लड़ा जा रहा था फेमस पर्सनालिटीज के द्वारा, बिकॉज ड्यू टू फेमस पर्सनालिटीज वो यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर हुआ नेशनल मूवमेंट। तो एक बार मैं ये लाइन जो है आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, नेशनल मूवमेंट वाली। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, लाइक उस टाइम पे जो नेशनल मूवमेंट था वो एक फर्टिलिटी का काम कर रहा था। क्यों कर रहा था फर्टिलिटी का काम? क्योंकि नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था हमारे कुछ फेमस लीडर्स ने, मोतीलाल नेहरू हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने सोचा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नाम का जो बीज है इस फर्टिलिटी में उगा देते हैं। तो जब उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन नाम के बीज को फर्टिलिटी में डाला तो क्या हुआ, वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, उसको होना था। तो ये कैसे हुआ, क्यों लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया, ये हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे ज़रूर क्लियर करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन पब्लिक क्रेडिबिलिटी। अब यहाँ पे पब्लिक क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू नेगोशिएट विद द डाइवर्स ग्रुप, ठीक है। पब्लिक क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अप्रोच क्या है उनकी, ठीक है। एबिलिटी टू नेगोशिएट, मतलब जो हमारे फेमस लीडर्स थे, फेमस पर्सनालिटीज़ जो थी, उनके पास एक एबिलिटी थी लोगों के पास, लोगों को अप्रोच करने की। उनका जो कन्विंसिंग पावर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग ये थी कि पब्लिक क्रेडिबिलिटी क्यों हो रही थी? बिकॉज दे नो वेरी वेल दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू फुलफिल देयर एग्रेंडसमेंट फॉर देयर पर्सनल एजेंडा। इसका मतलब एग्रेंडसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो लोग हैं उनको ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि ये जो पर्सनालिटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ टूल अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, अपने पर्सनल मोटिव के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों का ही भला है, उनको पता है कि अगर हम इनकी बात मानेंगे तो हमें फ्रीडम पक्का मिलेगी। तो इसीलिए उन्होंने जो है उन लोगों की बात मानी जो हमारी फेमस पर्सनालिटीज़ थी, और वो भी आंख बंद करके मानी, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है? उन लोगों की जो अप्रोच थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। लोगों तक, बच्चा बच्चा जानता था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, मोतीलाल नेहरू को, क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाम हो चुका था कंट्री में, ठीक है। उनके पास एबिलिटी थी टू नेगोशिएट विद द डाइवर्स ग्रुप, जो बैकवर्ड क्लासेस है या जो हमारी जो डाइवर्स ग्रुप के जो लोग हैं बहुत सारे, उनके पास वो पावर थी, वो उनके साथ इंटरैक्ट अच्छे से कर पाते थे, ठीक है। वो समझा पाते थे लोगों को और लोग भी समझ पाते थे, लोग उनको सुनते थे, क्योंकि लोगों को पता था कि इनका कोई अपना पर्सनल मोटिव नहीं है, इनका मोटिव बस एक ही है, शांति। तो वो इसके चलते वो उनको फॉलो करते थे, उनकी बातों को मानते थे, ठीक है। नाउ नेशनल मूवमेंट फ्रेम बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है? दैट इट इज़ अ बॉडी दैट फॉर्मुलेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन चुनता है? ये मैंने वीडियो में क्लियर किया है, हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में। कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं, ठीक है। तो जो नेशनल मूवमेंट है वो फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। और ये कब फ्रेम किया गया? अब ये फ्रेम हो गया है, इसको फ्रेम किया गया है क्योंकि उनकी जो हमारे लीडर्स थे उनकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब क्या हो गया कि नेशनल मूवमेंट जो है हमारा फ्रेम हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, ये टाइम पीरियड है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने का, ठीक है। ये उसका टाइम पीरियड है। एंड इट वॉज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। फर्स्ट कैबिनेट मिशन प्लान प्रोग्राम जो है यहाँ पे हुआ वो कब हुआ? 1946। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है फर्स्ट कैबिनेट मिशन प्लान, बट
ये आपको पता होना चाहिए एज अ जनरल नॉलेज। और अगर आप ये पॉइंट अपने एग्ज़ाम में मेंशन करोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। और ये आपके आंसर को बहुत ज़्यादा क्लासी बना देगा अगर आप ये मेंशन करते हो, ठीक है। तो ये हमारा टाइम पीरियड है 6 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, ठीक है। फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अंडर कैबिनेट मिशन प्लान प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम जो हुआ था 1946 में। तो ये आपको याद रखनी है ये डेट। नेक्स्ट है गेनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेसी बाय रेफरेंडम। अब यहाँ पे रेफरेंडम का मतलब होता है कि वेदर कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रेड मार्कर है और ये ब्लू मार्कर है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कौन सा मार्कर ज़्यादा पसंद है, रेड की ब्लू, तो आप लोग क्या करोगे, वोट दोगे। तो वोटिंग सिस्टम के थ्रू, रेफरेंडम यहाँ पे क्या है, वोटिंग सिस्टम के थ्रू हमें जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है उसको तैयार किया जाता था, एक्सेप्ट करवाया जाता था। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे वोटिंग सिस्टम है उसके थ्रू जो है एक्सेप्ट किया जाता था उस चीज़ को। क्योंकि अगर हम वो बिना कुछ पूछे लोगों से ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने लगेंगे तो क्या होगा, हमने पढ़ा था डिफंक्ट कॉन्स्टिट्यूशन रद्द हो जाएगा, ठीक है, उसको कोई फॉलो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसी तरीके से रेफरेंडम कराया जाता है, वोटिंग सिस्टम कराया जाता है। लेकिन जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे रेफरेंडम की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसका अप्रोच इतना था, कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा था, सब उसको फॉलो किए जा रहे थे और तब से लेके अभी तक उसको फॉलो ही किया जा रहा है बिना कोई क्वेश्चन अराइज किए, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे रेफरेंडम की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी, ठीक है। वे टू गेन लेजिटिमेसी, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब होता है वे टू गेन लेजिटिमेसी, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर एनी रेफरेंडम। ये मैंने क्लियर कर दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंडम की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल।